तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए कैसे करें ग्रीष्मकालीन पालक की बुआई। उन्नत तरीके से अंगूर की बागवानी कर रहे एक सफल किसान का अनुभव। कड़कनाथ नस्ल की बैकयार्ड मुर्गियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन कैसे है लाभकारी। ग्रीष्मकालीन पालक की बुआई का उचित समय चल रहा है, तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर किस तरह से करें इसकी बुआई। इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर अमर सिंह यादव से। पालक की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती आ रही है। पालक का सब्जी उत्पादन में विशेष महत्व होता है। पत्ती वाली सब्जियों में इसका विशेष महत्व है। इसमें खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती हमारे साल भर हम लोग करते हैं। साथ साथ इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु जो हम लोग अपनाते हैं उनके बारे में आप जरा जान लें। किसान भाइयों, पालक की खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है, जिसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने में आती है। तो किसान भाई किस तरह से करें अपने खेत की तैयारी, आइए जानते हैं। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे खेत का चुनाव करते हैं जहां जो है भूमि समतल हो, अच्छी भूमि हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का हो। और इसमें किसान भाइयों एक बात ध्यान रखते हैं, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से कर लेते हैं, जिससे कि जो है खेत की मिट्टी भुरभुरी बन जाती। साथ साथ में पाटा लगा खेत के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ लेते हैं, जिससे कि जो खेत समतल भी हो जाता है। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। खाद उर्वरक के रूप में किसान भाइयों हम आपको बता दें कि जो है लगभग 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय जो है बुआई से लगभग 15 दिन पहले खेत में हम मिला लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक को हम जो है मृदा परीक्षण के उपरांत ये देखते हैं कि उसमें कितना खाद उर्वरक खेत में उपलब्ध है, उसी हिसाब से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यदि मिट्टी का परीक्षण संभव न हो तो ऐसी स्थिति में जो है 120 किलोग्राम से 150 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम आपको बताएं कि इसमें जो नत्रजन के जो है मात्रा को 3 भागों में बांट लेते हैं। उसको जो है 1 भाग बुआई के समय और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय प्रयोग कर लेते हैं। नत्रजन जो हमारा बच जाता है उस नत्रजन को हम 2 भागों में या 3 भागों में बांट करके जो है पालक की पहली कटाई के बाद, उसके बाद जो है दूसरी कटाई के बाद क्रमशः जो हम डालते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक की उन्नत प्रजातियों के बारे में। तो किसान भाई, इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आप इस समय कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं।
किसान भाइयों, जहाँ तक बात करते हैं उन्नतशील प्रजातियों के रूप में जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसमें जो है नंबर 1 पूसा भारती, आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा जाइंट प्रमुख प्रजातियां हैं। खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दर से करना चाहिए तथा पालक की फसल को भूमि और बीज जनित रोगों से बचाने के लिए उसके बीजों का शोधन करना भी बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, अब इसके बाद बात करते हैं कि इनको किस तरीके से बोया जाए, साथ साथ जो है कितनी बीज की मात्रा प्रयोग की जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज की मात्रा की। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ साथ किसान भाइयों इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इसको किस तरीके से बोया जाए। साथ साथ इस बात का और ध्यान रखते हैं कि बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि कैप्टन अथवा थीरम की जो है 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से बीज शोधित कर लेते हैं। इसके बाद बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई करने के लिए किसान भाइयों हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो है 2 तरीके से बुआई कर सकते हैं। एक तो हम छिड़क के उसको बो सकते हैं, दूसरा तरीका होता है लाइन बना करके जो है उसमें लाइन टू लाइन बुआई करते जाते हैं। इसमें लाइन से लाइन जो है 5 से 6 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी जो है करीब करीब जो है 5 से 6 सेंटीमीटर रख करके बुआई कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों ध्यान रखते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। यदि नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई भी हम लोग कर सकते हैं जिससे कि जो है बीज एक साथ अंकुरित हो जाए। इस प्रकार किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई विधि से इन प्रजातियों को बोने के तरीकों को, खाद और उर्वरक प्रबंधन को सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के कुछ प्रगतिशील किसानों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं और इनसे अच्छा मुनाफा भी ये किसान कमा रहे हैं। और इन्हीं किसानों में से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्राम रियावन जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान रवि धाकड़ से, जो कि पिछले 1 दशक से अंगूर की बागवानी कर रहे हैं। और इस साल इन्होंने अंगूर की बागवानी से न सिर्फ अधिक पैदावार ली है बल्कि इसे बेचकर अधिक लाभ भी हासिल किया है। तो ये सफल किसान अंगूर की बागवानी से इतना अच्छा मुनाफा कैसे लेते हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। हम जिस बगीचे पे खड़े हैं ये वैरायटी ब्लैक जंपो है और हम लोगों ने इसको 1997 में लगाया था। हमारे पास लगभग 1670 पौधे हैं और हमारे पास जो वैरायटी इसकी एक खासियत है, इसका जो दाना है लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसका दाना, जैसा कि इस वैरायटी का नाम है ब्लैक जंबो, इसीलिए इसका जो दाना है ये फुल साइज़ का है। इसका दाना 23 से 25 mm तक का होता है और आप देख रहे हैं जो फुल साइज़ दाना है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, एज इट इज़ सारा माल हमारे पास है और हर पौधे में एक जैसा फ्रूटिंग है। ये इस वैरायटी की विशेषता है। इस बगीचे को 17 साल से हम लोग कंटिन्यू प्रोडक्शन ले रहे हैं और हर साल प्रोडक्शन का जो मात्रा है वो एज इट इज़ रहता है। और कभी जैसे मौसम कभी ऊपर नीचे हुआ, मौसम से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है इस वैरायटी का। और इस एरिया में ये एकमात्र बगीचा है जहाँ पे ये वैरायटी है। हमारी जो फसल है अभी ये पक के तैयार हो चुकी है और 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम लोग इसको पूरी तोड़ाई करके मार्केट तक हम लोग इजीली इसको पहुंचा देंगे। इस किसान ने अंगूर का बागीचा लगाकर प्रति एकड़ से कितना उत्पादन प्राप्त किया है और अंगूरों को बेचने पर उसे मिली कुल आय में से प्रति एकड़ कुल खर्च को काटने पर उसको शुद्ध मुनाफा कितना हुआ, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उन्हीं से। 1997 से बगीचा लगा हुआ है, तो मैं आपको वर्ष भर में जो मैनेजमेंट है, जैसे अभी जो आप फसल देख रहे हो ये साल भर की मेहनत का फसल है, तो इसमें जो लगा हुआ कॉस्ट है इसका इकोनॉमिक्स मैं आपको बताता हूँ। देसी खाद और जैसे इसमें जितने भी खाद हैं इसमें
उर्वरक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, प्लांट हार्मोन्स है, और इन सब का जैसे सबसे ज़्यादा मजदूरी का है, बहुत सारे मजदूर इसमें लगते हैं, हर स्टेज पे मजदूर लगता है, इसमें कटिंग में मजदूर लगता है, चिड़िया से बचाने के लिए जाल में मजदूर लगता है, इसको डिपिंग में मजदूर लगता है। तो टोटल कॉस्ट मोटा मोटा 1,45,000 के आसपास हम लोगों को लगता है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है वो इस साल का अभी तक 10 टन माल निकल चुका है। 10 टन माल निकल चुका है। उस माल की एवरेज मार्केट जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ पर केजी है, 75 रुपये पर किलो। और इस हिसाब से देखें तो अपन 7-7.5 लाख रुपए के आसपास ये बनता है। इसमें से 1,45,000 रुपये का अगर हम लोग वर्ष भर का जो खर्चा है, जो मतलब खर्चा है, वो अगर हम लोग उसमें से घटाते हैं तो 6,05,000 का प्योर प्रॉफिट है इस फसल में। अभी आपने इस अंगूर उत्पादक किसान के आय और व्यय के बारे में जानकारी ली। अब आइए जानते हैं कि इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस कृषक ने वर्ष भर अंगूर के बाग में कौन कौन से प्रबंधनों को कब और किस प्रकार से किया। के प्रबंधन की बात की जाए तो जैसे अभी अंगूर टूट जाएगा, उसके बाद इसकी जो 1 to 3 प्लानिंग होती है। जैसे ही हार्वेस्टिंग खत्म होता है, अप्रैल में हम लोग एक कटिंग करते हैं। उसमें जो भी इसका वेजिटेटिव ग्रोथ आता है उसमें हम लोग सबकेन का निर्माण करते हैं। सबकेन एक ऐसी कैन है जिसमें एक बर्ड होती है, टाइगर बर्ड। उसी टाइगर बर्ड में अंगूर का जो भ्रूण होता है, जो अंगूर का फ्लावर होता है, जो अक्टूबर नवंबर में जब हम कटिंग करेंगे सितंबर में, तब उसी बर्ड से अंगूर का जो मुख्य फ्लावर है वो वहीं से रिलीज होता है। जब हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद कुछ 15 दिन तक तो अच्छा डेली पानी इसको चाहिए। उसके बाद हम लोग पानी को थोड़ा रोकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे दाना बनने लगता है उस समय फिर पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। और फ्लक्चुएशन करना ज़रूरी है। अगर फ्लक्चुएशन हम लोग नहीं करेंगे ना, पानी की स्थिरता, डेली पानी चलाएंगे तो उससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे फिर बंच साइज और ये सब चीज़ें छोटा रह जाएगा। तो टाइम टू टाइम पानी का मैनेजमेंट ड्रिप से हम लोग रेगुलेट करते हैं। और जैसे लास्ट में जब अंगूर पकने से पहले 1 महीने पहले 30 से 35 दिन पहले हम लोग ड्रिप इसमें बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसका रीज़न है कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना लेट अंगूर आएगा, और हम लोग पानी का मैनेजमेंट से ही अंगूर का जो हार्वेस्ट है वो डिसाइड कर लेते हैं। और रही बात खाद की, अब जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट और देसी खाद, ये हम लोग इसके करीबन आधा फीट दूर एक गड्ढा बनाएंगे छोटा सा। एक तगारी खाद हम लोग दोनों तरफ डालेंगे, आधा इधर आधा इधर। उसके बाद उस गड्ढे को वापस से बूर के, मतलब उसके ऊपर वापस से जो खोदी हुई मिट्टी है वो डाल के हम लोग इसमें भूसा जो गेहूं का होता है और जैसे अभी सरसों का भूसा, उसका कोई उपयोग नहीं होता है एग्रीकल्चर में, हम लोग इसको पूरे भूसे को इस पूरे जो पाल है, इस पूरे पाल पे हम लोग इसको बिछाते हैं। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो भी पानी है इसको बायो मल्चिंग भी हम लोग कह सकते हैं। और पानी का अगर गर्मी का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट ये होता है, आपके पास कम पानी है तो आप कम पानी में इस पूरे मैनेजमेंट को कर सकते हो। इसके बाद फिर वह सितंबर अक्टूबर में इसकी जो कटिंग होती है, उसके बाद इसका फ्लावरिंग आता है। फ्लावरिंग में फिर शेड्यूल जो प्लांट हार्मोन्स के स्प्रे होते हैं, उस स्प्रे को सिक्वेंसल रूप में एक के बाद क्रमांक अनुसार हम लोग इसको स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं। उस दौरान हम लोग इसमें कई तरह के खाद यूज़ करते हैं। प्रमुखतर जैसे ये ड्रिप इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। वाटर सोल्यूबल वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पानी में प्रमुखतः पूरे घुल जाते हैं। और इसमें हम लोग जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और 19-19-19 होता है, 13-0-45 होता है, 0-52-34 होता है। अंगूर 150 डेज का होता है, 150 दिन का होता है। तो स्टार्टिंग में 75 डेज से पहले हम लोग इसका नाइट्रोजन शेड्यूल कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन के बाद 20-30 दिन तक हम लोग फास्फोरस का शेड्यूल मेंटेन करते हैं। लास्ट में आके अंगूर जब पकने वाला होता है उस समय हम लोग पोटाश का मेंटेन करते हैं। तो हर खाद की एक निश्चित स्टेज पे एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे पानी हम लोगों ने रोक रखा, इसका कारण यही है, अगर हम पानी नहीं रोकते तो ये अंगूर में शुगर की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो अंगूर कभी भी मीठा नहीं होगा, वो पूरा खट्टा ही रहेगा। तो इस समय हम लोगों ने पानी रोक रखा है, पोटाश की मात्रा बढ़ा रखी है, इस वजह से इतना मीठा अंगूर ये हो रहा है। और जब फल की जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है उसमें शेड्यूल जैसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा ध्यान होना पड़ता है। जैसे हम लोग जिब्रेलिक एसिड करते हैं, उसकी भी एक सिक्वेंशियल है, क्रमांक अनुसार, जैसे 5 ppm हुआ, 10 ppm हुआ, 15 ppm हुआ। हम लोग 3 डिपिंग करते हैं। डिपिंग की स्टेज है तो जैसे फ्लावर से छोटा सा जैसे भुट्टे का दाना होता है, इस साइज़ में हम लोग पहली डिपिंग करते हैं। सेकंड डिपिंग हम लोग 8 से 10 mm का जब साइज़ हो जाता है उस समय करते हैं। और थर्ड डिपिंग 12 mm 13 mm के आसपास हम लोग उसका करते हैं डिपिंग में। और डिपिंग में हम लोग प्रमुख यूज़ करते हैं जो करीबन 1 लीटर के प्लास्टिक के
कैन या मग होते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। डिपिंग सॉल्यूशन में हम लोग जिब्रेलिक एसिड को यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 3 डिपिंग होती है, हर डिपिंग का एक अलग ppm होता है। जैसे स्टार्टिंग की जो फर्स्ट डिपिंग होती है वो 5 ppm की होती है, सेकेंड डिपिंग 10 ppm की होती है, और जो लास्ट डिपिंग होती है वो 40 ppm की होती है। उसके बाद जब अंगूर पकने लगता है तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बर्ड नेट का। हम लोगों ने ये जो बर्ड नेट लगा रखी है इसका बहुत मतलब स्पेशल यूज़ है। रीज़न क्या है कि इस एरिया में अंगूर होता नहीं है, तो चिड़िया का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा लगा रखा। इसकी प्रमुख बीमारियों की बात करी जाए तो इसमें मौसम के हिसाब से, जैसे अगर ज़्यादा ठंड हुई तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में भूरमसी बोलते हैं, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने शेड्यूल स्प्रे किया, पाउडरी मिल्ड्यू आए या नहीं आए, अगर उससे पहले आपने जैसे स्प्रे किया तो वो पाउडरी का जो आने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू में हम लोग हेक्साकोनाजोल और इस तरह के कुछ टेक्निकल हैं जो सिस्टमिक होते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे काली मस्सी आई, काली मस्सी में हम लोग एक्रोबेट यूज़ करते हैं, रेडोमिल गोल्ड यूज़ करते हैं। तो अगर सबसे पहली बात, अगर आपके बगीचे में कोई प्रॉब्लम है तभी आप लोगों को ये यूज़ करना है। फ्लावर से फ्रूट बनता है तो फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा रहता है, उस समय थ्रिप्स की जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो थ्रिप्स के अटैक को रोकने के लिए हम एक सिंपल सा स्प्रे है मोनोक्रोटोफास, और मोनोक्रोटोफास के साथ नुआन DDVP डाइक्लोरोवास, उसका स्प्रे हम लोग करते हैं तो थ्रिप्स इजीली कंट्रोल हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अंगूर भी आप लगाओ, अंगूर भी एक लाभ की खेती कह सकते हैं अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट रहा। जैसे पानी कम है, पानी अगर कम है तो आप मल्चिंग को यूज़ करिए। तो इस तरह से कहीं छोटे छोटे मैनेजमेंट करके आप इस अंगूर की खेती को बहुत अच्छा कर सकते हो। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। छोटे और मझोले किसान कृषि के साथ साथ कड़कनाथ नस्ल की बैकयार्ड मुर्गियों का पालन करके अच्छा लाभ हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। यदि इनका पालन करते समय वैज्ञानिक तरीके से आवास और आहार प्रबंधन किया जाए और साथ ही इनका बीमारियों से बचाव किया जाए तो मिलने वाले लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तो कड़कनाथ नस्ल की बैकयार्ड मुर्गियों का पालन वैज्ञानिक तकनीक से आप कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर IS तोमर। किसान भाइयों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे अपन ये देखते हैं कि कुछ किसान भाई हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री कर रहे हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब होता है घरों के पीछे सामान्यतः जो मुर्गी पालन करते हैं, और कुछ लोग अपने को कमरा बना के या जो मतलब वैज्ञानिक तरीका होता है उसके हिसाब से मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं। तो यदि उन दोनों में तो अंतर सिर्फ यही होता है कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उनको पूरी तरीके से समय पे जो फीड मिलना चाहिए, जो दाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके जो पक्षी उनकी ग्रोथ वृद्धि अच्छी नहीं होती। किसान भाइयों, वैज्ञानिक तरीके से कड़कनाथ मुर्गी पालन करने के लिए आवास प्रबंधन किस प्रकार से करें जिससे कि आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन से अधिक लाभ मिल सके, तो इस विषय पर जानकारी कुछ इस तरह से है। सामान्य रूप से जो आवास होते हैं वो यदि हम पक्का बनाएं, पक्का का मतलब ये होता है कि सामान्यतः जो ईंट और सीमेंट से जुड़ाई करके बनाया जा सकता है। यदि कुछ किसान भाई चाहें तो अपने लोकली अवेलेबल, जैसे कुछ लोगों ने बांस के भी आवास बना लिए। नीचे ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि नीचे के फर्श को पक्का कराया जाता है, और फर्श में भी सामान्यतः करीब 1 से 1.5 इंच मोटी एक जो बुरादा होता है लकड़ी का, जो आरा मशीनों पर मिलता है, उसको नीचे बिछाया जाता है। वो इसलिए बिछाया जाता है कि जिससे वो जो लगातार 3 से 4 महीने तक उसमें जो बिछता या जो मतलब यूरिन वगैरह पास करेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करने की उसमें ताकत होती है, तो लगातार एब्जॉर्ब करती रहती है। दूसरा, ये जो हमारे कमरे की पुताई होती है वो हम लोग चूने से करते हैं, और जब भी हमारा एक लॉट पूरा हो जाता है और उसके बाद में वो कमरा खाली होता है तो जो दूसरा लॉट होता है उस समय इस पूरे बुरादे को हटा देना चाहिए। साथ ही साथ उस कमरे की पुनः एक बार पुताई कर देनी चाहिए। थोड़ा सा अपन कुछ उसमें दवा मिला के पुताई कर सकते हैं जिसमें केमिकल हो, जिसके वजह से उसमें यदि कोई कीड़े मकोड़े या कोई वायरस वगैरह रह रहे हो तो उनसे अपन उसको बचा सकते हैं। ये अपने को सावधानी रखना चाहिए। दूसरा, उसमें दिन में गर्मियों में
हम उसके जो साइड में लाइट के लिए जो खंभे होते हैं उनको बंद कर देते हैं। गर्मी और सर्दियों में इसको दिन में खोल देते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन में उनको लाइट चाहिए होती है और गर्मी चाहिए होती है। और गर्मी के दिनों में चूंकि गर्मी काफ़ी लू चलती है, उस समय इनको बंद कर देते हैं, रात में उसको खोल देते हैं। तो ये दोनों उल्टा रहता है कि किस तरह से। और जाली इसलिए बनाई जाती है जिससे लगातार हवा पास होती रहेगी तो क्या होगा कि पूरा उनको ईजी रहेगा। अंधेरे में इनको रखने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि जितना जो आवास है वो लाइटेड हो, जिसमें लाइट अच्छी रहे, चाहे सनलाइट हो, आवश्यकता पड़े तो हमको उसको बल्ब भी जलाना पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, यदि इनको अपन रखेंगे तो उससे इनको काफ़ी मतलब मोटिलिटी कम होती है और अंडे देने की क्षमता भी बढ़ती है, बॉडी वेट जल्दी बढ़ता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन से कम समय में अधिक आय लेने के लिए आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने असंतुलित मात्रा में दाना खिलाया हो तो मुर्गियां अधिक समय में कम वजन तो धारण करेंगी ही साथ अंडा उत्पादन भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए आहार प्रबंधन में बताई जा रही बातों का ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक दाना आता है बाजार में बना हुआ जिसको कहते हैं प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर का मतलब होता है जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उसमें वही कंटेंट है जो की आवश्यकता है। इसके बाद फिर वो स्टार्टर होता है जो करीब 1 से 1.5 महीने तक चलता है। इसके बाद में फिर फिनिशर करके जो दाना आता है जिसको हम ग्रोअर भी कहते हैं, वो दाना दिया जाता है। और यदि किन्हीं लोगों को अंडे के लिए यदि पालन करना है तो फिर एक लेयर फीड करके आता है। लेयर फीड का मतलब होता है जिससे अंडे की संख्या ज़्यादा आती है। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे कि कौन सी उम्र पे क्या देना है, कौन सी किसके लिए हम पाल रहे हैं, तो उसकी तरीके से दाना खिलाएंगे तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जो ड्रिंकर और फीडर होते हैं, जिस ड्रिंकर फीडर का मतलब होता है पानी पीने का बर्तन और खाना खाने का बर्तन, तो उस बर्तन को साफ करना समय समय पे, उसमें यदि कोई गंदगी है, दूसरा उसको जमीन से थोड़ा ऊपर टांग के रखना। और उसमें ये व्यवस्था होती है कि जितना पानी पीता है कोई पक्षी या जितना अन्न वो दाना कोई खाता है उतना ही उसमें निकलता है, बाकी भरा रहता है। तो उसमें क्या होता है, नुकसान भी काफी कम होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन से किसानों को किस तरह से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसकी जानकारी विषय विशेषज्ञ ने कुछ इस प्रकार से दी। यदि किसी को 100 बर्ड के लिए एक यूनिट स्थापित करनी है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक बर्ड को रखने के लिए 1 बाई 1 फीट की जरूरत पड़ती है। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं किसानों को कि 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का यदि कोई शेड बनाएगा तो उसमें 100 से लेके 110 120 बर्ड को अपन रख सकते हैं। और उसको बनाने में शुरुआत में जो पैसा खर्च हो रहा था वो तो काफ़ी कम हो रहा था। अभी अपन ये माने कि 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और उसका वो शेड बन जाता है। यदि वो चाहे तो इसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए कुछ लोकली अवेलेबल मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बांस वगैरह लगा सकते हैं, या सपोर्ट के लिए जो है वो अपने उनके पास कोई उपलब्ध उसको लगा सकते हैं। जब ये यूनिट एक बार स्थापित हो जाती है और फिर तो काफ़ी लंबे समय के लिए, उसके बाद जब उसमें वो 100 बर्ड रखते हैं तो 100 बर्ड की अपन यदि कीमत माने तो 50 से 60 पर बर्ड होता है। तो यदि 100 बर्ड रख रहा है तो उसकी यदि 60 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से तो करीब 6,000 रुपये हुए। उसके बाद अपन ये मानते हैं कि जो फीड उसको खिलाया जाएगा 3 से 4 महीने में, इसकी कॉस्टिंग करीब 8 से 10,000 रुपये होती है। तो 8 से 10,000 रुपये इसमें और 300-400 रुपये की हम ये मानते हैं कि दवाई लगी जाती है। तो ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि 15,000 रुपये के आसपास इसका खर्चा आता है एक बार 100 बर्ड्स को रखने के बाद। यदि हम सामान्यतः ये माना जाता है कि 6-7-8% तक भी यदि मोर्टेलिटी होती है तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो 100 बर्ड जो रखें उनमें से हमको 90 से 95 बर्ड मिल जाते हैं। और यदि उनको हमने बाजार में जो मूल्य इसका वो तो काफ़ी अधिक है, यदि हम 600-700 रुपये भी एवरेज मानते हैं तो करीब इसका 60-1,000 रुपये के आसपास बिक्री होती है। तो बिक्री होने के बाद यदि हम उसमें 15,000 रुपये कम भी कर देते हैं तो 40 से 45,000 रुपये एक बार में एक जो 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का जो शेड है उससे बचत की जा सकती है। एक साल में हम यदि उसको चाहें कम से कम 3 से 4 बार मतलब यदि आप उसको अच्छी तरह से करेंगे तो 3 महीने बड़े हो जाएंगे, नहीं 4 महीने में तो हो ही जाते हैं। तो 3 बार भी यदि हमने उसको किया तो आप ये मानिए कि 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की बचत एक 10 बाई 12 स्क्वायर फीट की जमीन से हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है हनुमानगढ़ जिला इलाहाबाद के कृषक लाड़न सिंह ने।
इनकी सरसों की फसल में झुलसा एवं सफेद रतुआ रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो लाडन सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें एक अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग है, पॉडी मिल्ड्यू है, डॉनी मिल्ड्यू है, फाइलोडी है इत्यादि ऐसे कई रोग हैं जो कि इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई एक चीज़ आप जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करें, आपको लगेगा कि यह बीमारी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। शुरू में भूरे बिंदु या डॉट डॉट नुमा पत्ती पर, तने पर ये धब्बे उभरेंगे हल्का भूरा रंग लिए हुए, और ये बाद में अल्टरनेरिया देखेंगे कि वो रिंग टाइप का वो बन जाता है, वो घुमावदार अल्टरनेरिया का स्पॉट बनता है और वो सारी पत्ती को कई घुमावदार रिंग जो होते हैं वो पत्ती को सुखा देता है। ये पॉट पर भी बनते हैं। यह आप जब शुरुआती दौर में या अर्ली में जो खेती कर देते हैं किसान भाई, उसमें अधिक देखा गया है। ये रोग पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग का बिंदु के रूप में प्रकट होकर 1 सेंटीमीटर तक के वृत्ताकार बड़े धब्बों का रूप ले लेता है, जो तीव्र गति से ऊपर की पत्तियों, तनों व फलियों को ग्रसित करता है। ग्रसित फलियों का बीज भी प्रभावित होकर सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा रोग की उग्रता अधिक होने पर सड़ भी जाता है। सफेद रतुआ रोग। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे सफेद रंग के फफोले बनते हैं एवं इन फफोलों के ठीक ऊपर पत्ती की ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं और तना व फलियों पर फफोले बन जाते हैं। अतिवृद्धि के कारण ग्रसित भाग फूलकर मांसल हो जाते हैं और इसके प्रभाव से उत्पन्न आंशिक व पूर्ण नपुंसकता के कारण बीज नहीं बन पाते। तो इस तरह का बीमारी यदि आपके खेत में दिखाई देता है अल्टरनेरिया का पत्ती पर या तने पर या पॉट पर, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको सबसे पहले डायथेन M45 या डायथेन Z78, इसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी डायथेन M45 या डायथेन Z78 का छिड़काव आप करें। एक छिड़काव करें, दूसरा छिड़काव फिर 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद करें, तो निश्चित रूप से ये फफूंद आपको खेत में बढ़ने से रुकेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-10845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लीची के बाग को हानि पहुंचाने वाले कीटों का कैसे करें नियंत्रण। अधिक उपज हेतु गेहूं की फसल में दाना भरने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।